नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। यूपी विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है। सूबे में अलग अलग जातियों को साधने के लिए पार्टियां हर संभव कोशिश में जुटी हैं। ये छोटी जातियां संख्या कम होने की वजह से अकेले दम पर भले ही सियासी तौर पर खास प्रभाव ना दिखा सकें, लेकिन किसी बड़ी संख्या वाली जाति या फिर तमाम छोटी छोटी जातियां मिलकर के किसी भी दल का सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत अपने आप में रखती हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ दूसरी छोटी जातियों के वोटों को अपने पाले मिलाने के लिए उनके समाज की पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल है यानी कि और साथ ही साथ निषाद पार्टी से गठबंधन का लक्ष्य बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय के बड़े हिस्से को अपने पाले में करना है, जिसके लिए जमीन पर उतर करके पसीना बहाने जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने महान दल जनवादी पार्टी आरएलडी और एसबीएसपी से हाथ मिलाया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक में 43% वोट बैंक जो है वो गैर यादव बिरादरी का है, जो कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं खड़ा रहता है। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग के वोटर कभी सामूहिक तौर पर किसी पार्टी के पक्ष में भी वोटिंग नहीं करते हैं। यूपी में ओबीसी समाज अपना वोट जाति के आधार पर करता रहा है। यही वजह है कि छोटे हो या फिर बड़े दल, सभी की निगाहें इस वोट बैंक पर रहती है हमेशा से। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ी जातियों में शामिल अलग अलग जातियों को साधने के लिए उसी समाज के नेता को मोर्चे पर भी लगा के रखा है। यूपी में ओबीसी की 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर आते हैं कुर्मी समुदाय। ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी कुल 20% की है, जबकि राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% की है, जो कि समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है। और ऐसे में गैर यादव जातियां जिनके साथ होंगी 2022 में उसकी सरकार बनना तय है। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका काफी अहम हो जाती है, जो किसी का भी खेल बना और बिगाड़ने का दमखम रखते हैं। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सवाल तो बनता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इस बार भी छोटी जातियों का प्रभुत्व कायम है? क्या छोटी जातियां ही किंग मेकर बनेगी आने वाले चुनाव में? छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जो जाति के आधार पर राजनीति करती हैं, या फिर जो इस तरह की जातियां जिनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है लेकिन वो अलग अलग पार्टियों में बटी हुई हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से पार्टियों की नजर है, क्या वो अपने आप को साधने की कोशिश में है? उनको साधने से क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता मिलता है? ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के इस बार के चुनाव में आखिरकार क्या जो छोटी पार्टियां उनकी गणित होंगी, किस तरीके से अलग अलग दल हर किसी जाति को साधने में जुटे हुए हैं, कैसे कितने जातियों को साधा जाए, किस तरीके से साधा जाए, और क्या इन जातियों के साधने से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ती है? हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात खास है कि जो छोटे छोटे दल हैं, जो जाति के आधार पर राजनीति में आए हैं या फिर जाति के आधार की राजनीति करते हैं, अपनी अपनी जाति की राजनीति करने वाले भी कई नेता हैं। तो ऐसे में उनकी भूमिका 2022 के चुनाव में क्या होगी, कैसे होगी, और राजनीतिक पार्टियां उन्हें किस तरीके से देख रही हैं, ये तमाम सवाल, इनको लेकर के आज हम बात करेंगे। सवाल तो बनता है में और पूछेंगे इस बात को लेकर के कि कैसे उनकी रणनीति है, आने वाले दिनों में वो इनको किस तरीके से साधेंगे, छोटे दलों को साधने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, और जिनके साथ ये छोटे दल होंगे क्या उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार बनेगी? क्या इस तरह के जो छोटे दल हैं वही आगे आने वाले चुनाव के बाद में किंग मेकर की भूमिका में होंगे? हमारे साथ एक सबसे बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश का, और उसका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। प्रितपाल सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैनेंद्र अग्रवंशी हमारे साथ हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता ओपी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के डोली शर्मा हमारे साथ होंगी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के दीपक शर्मा, प्रवक्ता पीएसपीएल के सुधाकर सिंह कश्यप हमारे साथ होंगे, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी के। सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे लेते जाएंगे। दीपक जी आ गए हैं स्क्रीन पर। दीपक जी, आपका भी स्वागत है, और आप ही से सीधे शुरुआत करते हुए कि आखिरकार 2022 का जो चुनाव है उसमें आपकी भूमिका क्या होगी? क्या तमाम छोटे छोटे जो दल हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं हर बार की तरह इस बार भी? आपकी रणनीति क्या है इन चुनावों को लेकर के? दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? और चल लगता है कि दीपक जी को आवाज नहीं जा रही है। बाकी तमाम मेहमान भी हमारे साथ हैं। जैनेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जैनेंद्र अग्रवंशी जी हमारे साथ हैं।
एसबीएसपी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र जी, मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि आखिरकार अगले चुनाव की रणनीति किस तरीके से आपकी पार्टी काम कर रही है और कैसे देख रहे हैं कि छोटे दल ही किंग मेकर की भूमिका में होंगे? ज्ञानेंद्र जी, लगता है ज्ञानेंद्र जी को भी आवाज नहीं जा रही है। सुधाकर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुधाकर कश्यप जी, सुधाकर कश्यप जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। डॉली शर्मा को मेरी आवाज मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह जी को हमारी आवाज मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रीतपाल सिंह जी, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आपको मेरी आवाज मिल रही है। चलिए आप इसे शुरुआत जी। प्रीतपाल सिंह जी, कैसे आप देख रहे हैं अपनी पार्टी की भूमिका आगामी चुनाव को लेकर के? और यह कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कोई हमेशा से नकार नहीं पाया, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वही किंग मेकर की भूमिका में उभरते हुए नजर आएंगे। आप कहां हैं प्रीतपाल जी? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव है जी, वो ये दर्शा रहा है कि 2022 में जो जनता को अभी तक पिछले 75 साल में उत्तर प्रदेश की सरकारें या देश की सरकारें नहीं दे पाई हैं, वो सबसे वंचित और पीछे रहने वाला जो वर्ग है, वो अब अपने हक और हकूक को लेने के लिए 2022 में तैयार बैठा हुआ है। वो समझने लगा है कि अब जो पार्टियों से हमें हमारे टैक्स के बदले में जो मिलना चाहिए वो मिले, इसके लिए आम आदमी पार्टी की ओर वो देख रहा है। आम आदमी पार्टी एक पहली पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में लड़ेगी जिसका कोई अपना कोई जातीय वोट बैंक नहीं होगा। हमसे अगर आपके द्वारा या कोई भी पत्रकार पूछता है तो मैं उनसे हम लोग यही कहते हैं कि हमारा कोई जातीय वोट बैंक नहीं है, हमारा हर वो व्यक्ति वोट बैंक है जिसको पिछली सरकारों ने ठगा है, चाहे वो पिछड़ों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर, या उनको गरीब होने के नाम पर। सारे के भाषण में, सभी नेताओं के भाषण में गरीबी शब्द होता है, मगर गरीब वो 75 साल से लगातार बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ये जो उत्तर प्रदेश में आ रही है, इसने पहली गारंटी जो उत्तर प्रदेश की धरती पर दी है, मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिल्ली के हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर 24 घंटे बिजली देने का और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का, पिछले सारे बिल बकाया जिसके कारण लोगों को तंग किया जाता है, लाइनमैन तंग करते हैं, बिजली डिपार्टमेंट के लोगों कुल मिलाकर के प्रीतपाल जी, आपकी पार्टी का फॉर्मूला, दिल्ली वाला फॉर्मूला आप उत्तर प्रदेश में अपनाना चाह रहे हैं कि जैसे आपने दिल्ली में तमाम वादे किए, दिल्ली का ही मॉडल आप यहाँ के लोगों के सामने लाएंगे कि देखिए हमने दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तो हमने ऐसे काम किए। लेकिन देखिए दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा फर्क है सर। देखिए, आप हर बार यही शब्द आता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फर्क है जी। अगर संख्या में फर्क है, अगर वहां 2 करोड़ की आबादी है तो यहाँ अगर 20 करोड़ से 24 करोड़ की आबादी है तो यहाँ बजट भी भारी भरकम है। 5.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश की धरती का। 5.5 लाख करोड़ में अगर 24,000 करोड़ रुपए अगर जनता के बीच में दे दिए जाए, बिजली मुफ्त दे दी जाए, शिक्षा मुफ्त दे दी जाए, स्वास्थ्य मुफ्त दे दिया जाए, बहनों माताओं को बसों में आवागमन मुफ्त दे दिया जाए, युवाओं को वाईफाई मुफ्त दे दी जाए, कैमरे लगा दिए जाए, ठीक है, सारी सुविधाएं लोगों को मुफ्त मिल जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रीतपाल जी आपकी कि आम आदमी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। हम जाति के आधार पर आप वोटर को नहीं मान रहे हैं, वोटर को जाति से ऊपर उठ करके देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो सबसे निराश हो चुका वही हमारा वोटर है। ज्ञानेंद्र आक्रमणशी जी, जल्दी से मैं चाहता हूं सुहेल देव, भारतीय समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया इस पर कि आखिरकार जब आगे आने वाले चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जा रही हैं जनता के बीच में और सबकी निगाहें, सबकी नजर यह है कि जातिगत समीकरण कैसे हो, क्या छोटी पार्टियां इन चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में होंगी? आपकी रणनीति क्या है? जी जी बिल्कुल हेमंत भाई, छोटी पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में ही रहेंगी। और यहाँ पर अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि बड़ी पार्टियां का जो खेल है वो छोटी पार्टियों के बिना पूरा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि जरूरतें दोनों की होती हैं। बड़ी पार्टियों की भी कुछ जरूरतें हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे, और छोटी पार्टियों का ये होता है कि वो जीत तो जाएंगे लेकिन खेल जरूर बिगाड़ देंगे। तो दोनों का संयुक्त एक साथ आना, चाहे भाजपा के साथ निषाद दल का आना हो, चाहे सपा के साथ किसी पार्टी का आना हो, बाकी महान दल हो, चाहे एसबी एसपी हो, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जहां तक रही बात कि चुनाव को लेके, तो देखिए हमारी पार्टी सत्ता में थी। 2017 से पहले भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था और 2017 में
सत्ता में आ गई थी, लेकिन हमारी जो सत्ता में आने से पूर्व शर्तें थी और जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत घोषणा पत्र जो बना था, उसके ऊपर भाजपा ने 2 साल तक कोई भी कार्य नहीं किया। इस वजह से हमें अलग होना पड़ा। उसमें सबसे मुख्य जो मांग थी हमारी वो थी कि आरक्षण में 3 जातिगत जो आरक्षण जैनेंद्र है, जी इतना उसमें विस्तार से आगे वर्गीकरण किया देखेंगे। जाए। जैनेंद्र जी एक एक कमेंट सबका हो जाए, इतना विस्तार से थोड़ा सा मैं आगे लेकर के चलूंगा। ओपी सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। ओपी सिंह जी आपका भी स्वागत और टिप्पणी चाहता हूं इस पर कि आगे जाति के गणित में कहां अपने आप को आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ओपी सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है ओपी सिंह जी को आवाज नहीं जा रही है। फिर से ओपी सिंह जी का रुख कर लेंगे। डॉली शर्मा जी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता भी जुड़ी हैं हमारे साथ। डॉली जी आप सुन रही हैं? जी आपने सुना जैनेंद्र आक्रवंशी को सुना और आपने प्रीतपाल जी को भी सुना। प्रीतपाल जी तो ये कह रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम जातीय गणना के आधार पर अपनी पार्टी को नहीं देख रहे हैं। हमारे तो वो सब वोटर हैं जो बाकी दलों से, बड़ी पार्टियों से नाराज है। छोटे दलों की भूमिका को आप कैसे देख पा रही हैं? देखिए, हर किसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है उत्तर प्रदेश के चुनाव में जी। और बिल्कुल इस समय भाजपा का जो ये कुशासन है और जो इनका तानाशाही रवैया है, अगर उसको हटाना है तो हम सबको साथ आकर और इन्हें हटाना होगा। लेकिन साथ तो है नहीं ना आप सब लोग। बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी चुनाव में 6 महीने हैं और सब बातें भी होंगी, चर्चा भी होंगी, मुद्दे भी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की अराजकता इन्होंने फैलाई हुई है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश इन लोगों ने बना दिया है, आज बहुत जरूरी है इन्हें सत्ता से हटाना ताकि आम जन के मुद्दे उठ सके, आम जनता के विकास की बात हो सके। क्या कांग्रेस पार्टी सभी छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर के चलेंगी चुनाव में? बिल्कुल प्रियंका जी इस पे काम कर रही है, देखिए क्या होता है आगे। जी, और आपने अगर पूरे विपक्ष के साथ आने की बात कही है तो वो तो मुझे लगता नहीं है कि वो नामुमकिन सा लगता है कि तमाम जो हमेशा चुनाव से पहले ये आवाज तो उठती है, लेकिन कोई भी बड़े राजनीतिक दल जो है विपक्ष के वो एक साथ नहीं आते हैं। देखिए, ऐसा मैं नहीं मानती। अभी बहुत समय है चुनाव में और अभी ये कहना बड़ी जल्दी होगी। जी, दीपक मिश्रा जी आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? जी 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 प्रगतिशील समाजवादी पार्टी क्या सोचती है गणित के हिसाब से, छोटे दल के हिसाब से? आपका क्या तय है कि किसके साथ गठबंधन होगा? लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ पर यह सवाल है कि छोटे दल क्या किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, क्या किंग मेकर बनेंगे? देखिए, इसमें खराबी क्या है? यदि छोटे दल सशक्त होते हैं तो शक्ति विकेंद्रीकृत होगी ना। विकेंद्रीकरण तो हमारे लोक नायकों का सपना रहा है। डॉक्टर लोहिया ने तो कांचन मुक्ति में समाजवाद, समानता, आर्थिक इन सब के साथ साथ एक लक्ष्य विकेंद्रीकरण दिया था। क्या आप चाहते हैं कि शक्ति चंद घरानों में, चंद लोगों तक ही सीमित रहे? जब राजनीतिक शक्ति विकेंद्रित होगी, लोगों तक पहुंचेगी, तभी तो आदर्श जो लोकतंत्र का सपना था पूरा होगा, वरना एक व्यक्ति बैठकर अपनी तानाशाही चलाएगा। उदाहरण के तौर पे इसी आप भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, मैं थोड़ा सा दलेतर बात भी कर लूं। इसी भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरे हुआ करते थे और स्वदेशी के सवाल पर जब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में फैसला लिया तो भाजपा के अंदर से आवाज उठे। वर्तमान में आप देख लीजिए, पूरी की पूरी अर्थनीति विदेशी कंपनियों के हवाले कर दी गई, नारे तक विदेशी कंपनियों के हिसाब से गढ़े गए और एक आवाज नहीं आई। तो यह तो राजनीति का एक सुखद पक्ष है। और जहां तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पक्ष है, डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी, शिवपाल सिंह जी की अगुवाई वाली पार्टी जातिवाद का सहारा नहीं लेगी। मैंने आपके चैनल पर बतौर मुख्य प्रवक्ता और पार्टी की बौद्धिक सभा के अध्यक्ष के रूप में यह घोषणा किया था कि हम जातिवादी कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम जातीय अस्मिता को नहीं उभारेंगे, हम मानवता को और देश को कंपार्टमेंट में नहीं देखते हैं। और यही घोषणा हमारे नेता श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी ने की, यही घोषणा हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने की, आदित्य जी ने की, वीरपाल जी ने की, सभी शीर्ष नेतृत्व ने की। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं और आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अलग अलग समूहों, अलग अलग जातीय समूहों, अलग अलग व्यक्तियों
को राजनीतिक मिलना, तभी तो डॉक्टर लोहिया ने एक नारा दिया था, संसोपा ने बादीगाट पिछड़े पावे 100 में 7। तो पिछड़ा का मतलब जो भी अब ये बताइए, अगर हमारे देश में पिछड़े ज्यादा होंगे, कमजोर ज्यादा होंगे, तो वैश्विक स्तर पे देश भी तो कमजोर होगा। उदाहरण के तौर पर आज हमारा देश प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से 145 देशों से पीछे है। तो काश हमारा देश समत्व के सिद्धांत पे सवाल तो आगे अभी बढ़ा इसी होता। बात को लेकर के है ना कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, उस पर भी तो अभी संशय बरकरार है। किसके साथ जाएंगे आप? देखिए, हमारी तरफ से कोई संशय नहीं है जी। हमारी तरफ से कोई संशय नहीं है। हमारे नेता श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी ने साफ साफ कह दिया कि हम सोशलिस्ट और सेकुलर मिजाज के लोगों को मिलाकर सांप्रदायिक सोच वाली भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आप एक देख लीजिए कि इस समय मुख्य विपक्षी दल सपा है, उसमें हम लोग का भी संघर्ष और हम लोग का भी बहुत योगदान रहा है, इसमें दो राय नहीं, से कोई इंकार नहीं कर सकता। आज समाजवादी पार्टी ने जितने भी गठबंधन गैर शिवपाल या बिना प्रसपा के किया, चुनाव हार गए। तो शिवपाल जी अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, हम किसी के साथ भी गठबंधन करके लड़े, हमारे विधायकों की संख्या इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश अकेले में ज्यादा होगी, फिर भी हम गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको भी तो कोई इतना बड़ा समर्थन नहीं दिया ना जी। ये भी तो सच्चाई है ना कि अकेले के दम पर आपका भी आप हमारी सामाजिक परिवर्तन यात्राएं देख लीजिए। शिवपाल सिंह जी, देखिए विधानसभा का हमारा पहला चुनाव है जी। यह कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जातिगत आंकड़े पर आ जाएंगे, जातिगत आंकड़े पर आएंगे कि आपका वोटर कौन सा है, किस तरीके से आगे चलेगा। ये अभी थोड़ा सा वक्त इसका इंतजार करना होगा। सुधाकर सिंह कश्यप जी, मैं चाहता हूं कि इस पर एक टिप्पणी आप करें, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी के। जो बातें दीपक मिश्रा ने कही हैं, उससे पहले जैनेंद्र आगवंशी ने भी कहा है। सुधाकर जी, मैं सुन नहीं पाया था पहले से, क्या टिप्पणी रही, क्योंकि आवाज नहीं मिल रही थी। दीपक जी की आवाज आप सुन पा रहे थे? दीपक जी की आवाज आप सुन पा रहे थे? दीपक मिश्रा जो पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि लोहिया के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर उनकी पार्टी चलती है, और साथ ही साथ आज जो उनकी यात्राओं में भीड़ उमड़ रही है, इससे उनको कोई नकार नहीं सकता। वो कहते हैं आने वाले दिनों में छोटे दल जो है वो वाकई किंग मेकर की भूमिका में होंगे, और बड़ी पार्टियों को उनको साथ लेना एक मजबूरी हो जाएगी, और होना भी चाहिए। मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो भाई हैं जी, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, तो कांग्रेस पार्टी से भी जानना चाहता हूं कि देश की आजादी से लेकर आज तक किस पार्टी ने हमारे कश्यप निषाद समाज के लोगों को, जो गरीब पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको आज तक संबोधित नहीं किया, आज तक उनको कोई सम्मान नहीं दिया। अगर ये तमाम लोग पैनल पे बैठे, कोई एक व्यक्ति ये हमें गिना दे कि कश्यप निषाद समाज की 17 जातियों को हमने ये मान सम्मान दिया है, तो हम माने इस बात को। और पहली मर्तबा हमारे कश्यप समाज को अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आने वाली 11 नवंबर में अगर संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, तो आज सबके मिर्ची लग गई कि कश्यप समाज के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। भाई कौन सा ऐतराज है, कौन सी बुरी बात है? अगर समाजवादी पार्टी ने हमें सम्मान दिया है और हमारी जाति के नाव चलाने वाले मल्लाहों को, 6 लोगों को उत्तर प्रदेश के दीपक जी इस पर मुस्कुरा रहे हैं कि जी अहमद जी पूरा होने दीजिए। हाँ, जल्दी से अगर हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी दी समाजवादी ने, रोजी रोजगार, तालाब बारू मोरंग के पट्टे दिए समाजवादी ने, हमारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वर्ष 2005 में हमारी जाति को अनुसूचित जाति में जोड़ने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय जुमले के दूसरा काम नहीं किया। हमारी जाति के लोगों को वर्ष 2018 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने ही घोषणा करी थी कि आपके कश्यप समाज की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ा जाता है। आज तक कोई एक प्रमाण पत्र नहीं मिला, आज तक किसी को आरक्षण नहीं मिला। तो ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, झूठ पे राजनीति कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हेमंत जी निराधार और गलत है। और आज इन लोगों को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, आज तो इन्हों को सराहना करनी चाहिए कि पिछड़े दबे कुचले समाज को संबोधित करने आदरणीय अखिलेश यादव 11 नवंबर में आ रहे हैं। चलिए ठीक है सुधाकर जी और आ जाएंगे। इसका जवाब जो आपने तमाम तथ्य उठाए ओपी सिंह जी से मैं ले लूंगा। ओपी सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है सर, बोलिए। इस पर कमेंट कीजिए कि आखिरकार देखिए छोटे दलों को लेकर के आपकी सोच क्या है? देखिए
जी अभी तो मैं थोड़ा लेट आया हूँ, तकनीकी खराबी के कारण मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। जी लेकिन मैं समझ गया कि जो डिबेट का विषय है वो छोटे दल है हाँ। और जातिगत राजनीति है। यही दो विषय अब तक हमारे समझ में आया है कि ठीक आपका जो डिबेट का विषय है। मेरा यह कहना है कि डिबेट में हम भी और जितने हमारे साथी बैठे हैं, कोई नहीं कहेगा कि हम जातिवादी राजनीति करते हैं, लेकिन नहीं तो ये तो काम अन्य दलों ने कर दिया। एक मिनट कश्यप साहब सुन लीजिए बीच में मत बोलिए। कश्यप साहब जो आपने सवाल उठाए वो उन्होंने सुन लिया, उनका जवाब देंगे वो, आप बीच में मत बोलिए, उनको भी सुन इनकी आवाज थोड़ी लीजिए। बढ़ा दीजिए, कम आ रही है हेमंत जी आवाज। मैं बढ़वा दूंगा, आप थोड़ा सा चुप रहिए थोड़ी देर। जी सुनना बहुत जरूरी। ओपी सिंह मैंने जी। कहा हेमंत जी, जी हेमंत जी मैंने कहा कि कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सभी पूरे 130 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को मालूम है कि जातिवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, वंशवाद की राजनीति, ये राजनीति उत्तर प्रदेश और देश में कौन कर रहा है? इसने शुरू करी है, इसने शुरू करी है। आप कहा वर्ष 2020 से लेके कश्यप जी, वर्ष 2017 सुधाकर कश्यप जी आपकी आवाज में बिल्कुल बंद करवा दूंगा अगर आप बीच में बोले अब की बार तो। नहीं, आप चैनल से हटा दो, आप मालिक है। नहीं चैनल से नहीं हटाऊंगा, एक बार आप सुन लीजिए ना सर। नहीं तो उसमें पता क्या होता है सुधाकर कश्यप जी, आप राज्य मंत्री रहे हुए हैं, आप जानते हैं। देखिए अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे तो टीवी में किसी को आवाज समझ में नहीं आएगी ना सर। एक एक करके बोलेंगे तभी तो ना। सुधाकर जी मेरा अनुरोध आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा अनुरोध सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ टेलीविजन में अगर सब एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे तो आपके तथ्य जाएंगे ना। इनकी आवाज नहीं मिल रही, आवाज बढ़ाइए ओपी सिंह जी की। अरे भाई तो बता दो, आवाज बढ़ा रहे हैं ओपी सिंह जी की आवाज। आप थोड़ा शांत रहिए, मैं आपके पास आ जाऊं तब आप अपनी बात रखना। जी ओपी सिंह जी। ये करा है मंत्री कि वो सुधाकर जी का काम हो गया। आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि 11 नवंबर को उनकी मीटिंग होने वाली, जिसमें अखिलेश बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा प्रचार कर रहे हैं। काम हो गया, आपका धन्यवाद। चैनल पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जात पात की राजनीति करने वाले पूरा प्रदेश जनता। अब मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चली 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में और 7.5 साल में केंद्र सरकार की, न तो जात पूछ कर चली, न तो धर्म और क्षेत्र संप्रदाय पूछ के चली। ये योजनाएं जो 56 योजनाएं चली राजनीति के लिए चली, नहीं चली। और देखिए यही कारण है कि आज सारी जातियां हमारे साथ है। ये बोलने की बात नहीं है, अगर सारी जातियां। लेकिन ओपी सिंह जी छोटे दलों की बात करें, देखिए निषाद समाज पार्टी, अपना दल, ये सब साथ में लेकर के आप चल रहे हैं ना। किसी के आधार पर जातीय गणित को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं ना। कश्यप साहब ऐसे नहीं होगा। कश्यप साहब ऐसे नहीं होगा। अभी मैं आप कश्यप साहब ऐसे नहीं होगा भाई। कश्यप साहब ऐसे नहीं होगा। कश्यप साहब अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपका कोई अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबके बीच में बोलेंगे। आरक्षण देंगे। आपकी बात सुनी ना कश्यप साहब सुनी ना आपकी बात। आप दूसरों की भी तो सुनेंगे ना, दूसरों की भी तो सुनेंगे। नहीं है, वो हल्ला बोल पार्टी के मंत्री रहे, हल्ला बोल पार्टी के नेता है, तो हल्ला बोल हल्ला कहाँ बोल दिया, दिखाएंगे ना। हल्ला कहाँ बोल दिया जो आपको भय हो गया। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। चलिए डोली शर्मा जी, एक मिनट। कश्यप साहब शांत हो जाइए। डोली जी जो ओपी सिंह जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। डोली जी ओपी सिंह जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। मैं सुन रही हूं, आप पूछिए। ओपी सिंह जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। तमाम पार्टियां जो है वो जी नहीं आ रही है भाई कश्यप सिंह जी, बताएंगे उन्होंने क्या कहा कश्यप जी, सुधाकर कश्यप जी, एक बार शांत हो जाइए। आप हर बार बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कश्यप जी कि आप थोड़ा शांति रखें। और आप किसी के भी बीच में बोलेंगे तो वो अपनी बात कैसे रख पाएंगे? कुछ भी कहे स्वीकार कर लो। तो आप अपनी बारी में उसका खंडन कीजिए ना सर। आपको समझ में आ रहा है क्या सुधाकर जी? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी बताइए। जब आपका समय आए तब आप उस चीज का खंडन कर दीजिए, लेकिन बीच में किसी के बोलेंगे तो कोई भी नहीं बोल पाएगा। मैं आ जाऊंगा आपके पास आपकी बात रखने के लिए, आपको पूरा समय दूंगा। डोली शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके साथ वो सारी जो जातियां हैं वो उनके साथ हैं।
छोटे दलों को लेकर के, हालांकि ओपी सिंह जी ने अभी पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन ओपी जी में वापिस आ जाऊंगा। डोली जी मैं एक रिएक्शन चाह रहा हूं इस पर आपका। इनसे बड़ी जाति की बात कौन करता है जो हनुमान जी की भी जाति गिनवाते हैं? ये तो भगवान हनुमान जी की भी जातियां गिनवाते हैं चुनावी रैलियों में, तो जाति की बात इनसे बड़ी कौन करता है? देश में हिंदू मुस्लिम की बात इनसे बड़ी कौन करता है? जहां कहीं भी बंटवारे की बात हो, ध्रुवीकरण की बात हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। ये कहीं भी किसी एक बात तो करते हैं सबका साथ सबका विकास, एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी किसी का साथ किसी का विकास नहीं, सिर्फ इनका विकास, इनके उद्योगपति दोस्तों का विकास, और सिर्फ इनकी पार्टी के कोष में सारा का सारा पैसा आ जाए। और लेकिन डोली ये जी, सिर्फ छोटे इन्हीं दल का तो उनके काम, साथ है इनका ना। काम सिर्फ डोली इतना जी, है, बाकी डोली लोगों जी, के लिए, जनता के लिए, धरातल पे भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटे दल, कुछ नहीं है। छोटे दल तो उनके साथ है ना। आपके पास कौन से दल हैं ऐसे छोटे छोटे दल? से भी कम संख्या है इनकी, पूछिए निर्दलियों से भी कम इनकी हैसियत है, पूछिए इनसे। आपने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। आप वोट के लिए सिर्फ जीते हैं, जनता के विकास से आपका कोई सरोकार नहीं है। जनता मर रही है, महंगाई से त्रस्त है। लेकिन डोली शर्मा ये भी सच्चाई है, डोली शर्मा ये भी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सालों हो गए कांग्रेस पार्टी को बाहर हुए। डोली शर्मा ये भी सच्चाई है, डोली शर्मा ये भी सच्चाई है। डोली शर्मा सुन लीजिए, डोली शर्मा सुन लीजिए, डोली शर्मा सुन लीजिए, ये भी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब कांग्रेस पार्टी बाहर है। पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े, आपके मंत्री, आपके वित्त मंत्री तो प्याज ही नहीं खाती है, पेट्रोल की गाड़ी भी नहीं जाती है। आपके कल ही मंत्री जी ने कहा कि 95% जनता तेल पेट्रोल इस्तेमाल ही नहीं करती। कौन से मुंह से आके बोलते हैं? सिर्फ लोगों को बांटते हैं, धर्म जात की राजनीति करते हैं, जनता के मुद्दों से। चलिए, आप दोनों की बात पूरी हो गई। जैनेंद्र हरवंशी जी, जैनेंद्र जी, जैनेंद्र जी, जैनेंद्र जी, जैनेंद्र जी, आज आपने जैनेंद्र जी, जैनेंद्र जी भाजपा कर रही है कि वो जाति की राजनीति नहीं करती है, छोटे दलों को साथ लेकर के चलने की भी बात करते हैं। उनके साथ निषाद पार्टी है पहले से, अपना दल पहले से, और भी कई छोटे दल, मोटे दल उनके संपर्क में है। हेमंत भाई, जहां तक हमारी बात है तो मैं जो बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा कर देता हूं कि हम 2019 तक सत्ता में रहे थे, और उसके बाद ही जब हमारा काम नहीं हुआ, जो कि जातिगत आरक्षण को 3 भागों में विभाजित करने का था, तब हम अलग हुए। रही बात छोटी पार्टियों की, तो ये बड़ी पार्टी क्यों भाग रही है छोटी पार्टियों के पीछे? आपने कभी उनसे सवाल पूछा? क्योंकि उनके पास छोटी जो पार्टियां हैं, उनके पास जो वोट बैंक है वो उन जातियों का है जिसकी आबादी 52 से 56% है। आपके जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना पट्टी कि राजभर समुदाय 2% है या ये समुदाय, आप ये कहां से चला रहे हैं? ये आपको भाजपा ने सब जगह बांटा हुआ है अपना मनगढ़ंत लिखकर। जैनेंद्र जी, जनगणना की बात आती है, जैनेंद्र जी, मैं इस तरह से अलाउ नहीं करूंगा आपको, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप अपनी बात कीजिए। ये क्या बात हुई कि भाजपा ने बांटा हुआ है? ये क्या बात हुई है? ये मैं बता देता हूँ, जातिगत जनगणना 1931 में आखिरी बार हुई थी, 2011 में जो हुई थी उसमें 8.5 करोड़ कोटियां थी। नहीं, ये क्या बात हुई जैनेंद्र जी आपकी? ये क्या बात हुई आपकी? आप बताइए मुझे, ये जैनेंद्र जी, ये आपकी क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि किसी पार्टी ने बांटा है चैनल को? नहीं, ये हम वो चलाते हैं तो कोई पार्टी बांटती है, आपकी ये हिम्मत होती है? उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम नहीं, तो फिर तो अगर ऐसा होता तो आपको बिठाने की जरूरत ही नहीं होती यहाँ पर। आप किस तरह के तर्क रखते हैं? हेमंत भाई, एक बात मुझे बता दीजिए, आप ही खुद मानते हैं कि नहीं, मुझे बता दीजिए ना, सुहेल देव समाज पार्टी के पास कौन वोटर है, बताइए ना आप। पूरे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं 2% जैनेंद्र जी, निषाद मल्ला राजभर की जनसंख्या क्या है? हम लोग आते हैं उस जाति से, हमें पता है 17.5% जातिगत मतलब जनगणना के लिए मना कर देती है सरकार, और ये मतलब 2% बता रहे हैं। ये आबादी 4 से 8% कर रहा है। एक मिनट, कंप्लीट कीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। बताइए, इस तरह की बातें मत कीजिए, हमें दिखा दीजिए कहाँ है, क्या कहाँ है? लेकिन जातिगत जनगणना कहाँ है? ये 1931 में आखिरी बार हुई थी। ये सीधे क्या आंकड़े हैं? 2016 के बीच में 3 सर्वे हुए थे जिसमें ओबीसी की जाति
ये बताई गई थी। ओबीसी की संख्या 43% से 56% के बीच में बताई गई थी और सरकार ने तीनों जो रिपोर्ट आई थी तीनों को खारिज किया था। तो ये मतलब भ्रामक चीजें हैं कि ये आपको आंकड़े भ्रामक लग रहे हैं जी? ये आंकड़े आपको भ्रामक लग रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप राजवंश समुदाय को देखिए, आप खुद कहते हैं कि आप या पूरा तंत्र ये कहता है कि पूर्वांचल में राजवंश समुदाय 18 से 22% है और आप पूरे यूपी में जब उसको निकालते हैं तो आप कहते हैं 2% है। तो मुझे इसका गणित समझा दीजिए कि अगर मैं ये मान लेता हूं 1/4 आबादी में भी 18 से 22% आबादी है पूर्वांचल में और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में 3/4 में वो इतना घट जाएगी कि 2% पर रह जाएगी। कौन सा गणित है? जैनेंद्र जी, 4 से 8% राजवंश समुदाय की आबादी है। अगर मैं आंकड़े के हिसाब से भी बता जैनेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सबको मैं बता देता हूँ। सुन लीजिए जैनेंद्र जी, सुन लीजिए जैनेंद्र जी, जब आपने सवाल उठाया तो सुन लीजिए। पर चलाया जा रहा है जैनेंद्र जी, ये आंकड़े कहीं ना कहीं से दिए जा रहे हैं। जैनेंद्र जी, सीडैक नाम की संस्था है जो इस तरह के आंकड़े जारी करती है, ये वहां से लिए गए हैं। जातिगत जनगणना तो होती नहीं है। वही कह रहा हूँ कि संस्थाओं के 3 बार सर्वे हुए, तीनों को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। आपने सुनी नहीं? 2010 से 16 के बीच में 3 सर्वे हुए जातियों को लेके और तीनों की सर्वे को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें एक सर्वे में 43% पूरी ओबीसी आबादी बताई गई थी, एक में 56%, एक में 46%। खैर ये मुद्दे की बात नहीं है। जो मुझे बताना था वो बताया कि ये मतलब जनसंख्या जो है वो गलत है। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि अभी हमारे भाजपा के भाई कह रहे थे कि हम जात पात देख के योजनाएं लागू नहीं करते। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने खुद माना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को दरकिनार करके सामान्य अभ्यर्थियों से सीटों को भर दिया गया। चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बांदा यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह आरक्षण को दरकिनार करके सामान्य वर्ग से सीटें भरी गई। दूसरी चीज, जात पात को अगर ये नहीं देखते हैं तो पिछड़ी जाति के या दलित जाति की खबरें इतनी ज्यादा क्यों आती हैं और उनके खिलाफ इतने अपराध अचानक से कैसे बढ़ गए? एनसीआरबी की चाहे इस साल की रिपोर्ट जैनेंद्र जी, इसका जवाब ले लूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन सुहेल देव समाज पार्टी जो है ना, उसका अस्तित्व क्या है, कितना है धरातल पर, ये भी सब जानते हैं। बिल्कुल, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सारी पार्टियां भी जानती है। तभी भाजपा पीछे पीछे लगी हुई थी, उसने कुछ मंत्री अपने बिल्कुल सेट कर दिए थे कि आपको इनको हमारे पक्ष में लगाना है। और अभी आपने प्रीतपाल सिंह जी का भी बयान देखा था। ठीक है, चलिए जी प्रीतपाल सिंह जी उंगली उठाई है तो आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग मतलब कहाँ पर है। लेकिन मैं बता दूं कि ओपी सिंह जी, सारी पार्टियां जो भी चुनाव कर लीजिए। ओपी सिंह जी, आपका फ्रेम थोड़ा उल्टा आ रहा है, उसको ठीक कीजिए जी। प्रीतपाल सिंह जी, आप छोटी पार्टियों को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो जाति की राजनीति करती नहीं है, और दूसरा है कि तमाम जो योजनाएं होती है वो तो जाति के आधार पर बनती नहीं है, सबके लिए बनती है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो कहती नहीं है, कहती है जो करती नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, जब रामनाथ कोविंद जी को प्रत्याशी के रूप में उन्होंने उतारा था देश के राष्ट्रपति के नाम पर, तो बार बार एक जाति का नाम लेके उन्होंने कहा था कि इस जाति के व्यक्ति को हम लोग राष्ट्रपति के लिए नामित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी जात को बताते हैं गुजरात में जाकर, केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि मैं बनिया हूं। तो ये बात समझिए ना सर, यहाँ पे चुनाव में क्या कह रहा, बनिया का अर्थ क्या है? केजरीवाल ने कहा मैं बनिया हूं, बनिया का अर्थ है कि मैं तुमको बिजली भी मुफ्त दूंगा, पानी भी मुफ्त दूंगा, बहनों का आवागमन भी मुफ्त दूंगा और अपने बजट को बना के रखूंगा। बनिया का ये अर्थ है। वोट मांगते थे, मैं बनिया नहीं कहूंगा। किसी मंच पे कोई ऐसा आपके पास हो तो मुझे आप दे दीजिएगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश, सॉरी दिल्ली के अंदर पानी भी मुफ्त दूंगा, बिजली भी मुफ्त दूंगा, महिलाओं का आवागमन मुफ्त दूंगा बसों में। उसके बाद भी बजट कम नहीं होने दूंगा, बजट में घाटा नहीं होने दूंगा। बजट मतलब जब भी अरविंद केजरीवाल कहें प्रीतपाल जी कि मैं बनिया हूं, तो जनता को यह समझना चाहिए कि इसका मतलब वो सब फ्री देंगे। अरे श्रीमान जी, बनिया का अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों से जाना जाता है। उन्होंने कहा मेरे में इतनी योग्यता है, मैं एक बनिया हूं, मेरे में इतनी योग्यता है कि मैं घाटे में दिल्ली के बजट को नहीं जाने दूंगा। अच्छा। और सीएजी जो इनकी खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट की है,
2019 में उन्होंने पीठ थपथपाई थी अरविंद केजरीवाल की सरकार की। उन्होंने कहा था ये सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं, उसके बाद भी बजट को डबल लेके चल रहे हैं। तब ये बनिया हुआ। हर व्यक्ति अपने शब्दों में इस बात को कहता है, शब्दों में ना जाइए, मैं उत्तर प्रदेश में आ जाऊं। उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर ये तो सम्मेलन पर आधारित है जी, ये वही बात होगी ना, ये वही बात होगी कि हर पार्टी कहीं ना कहीं जहां पर मौका मिलता है जाति की राजनीति करती है, लेकिन मानता स्वीकार नहीं कोई नहीं करता है। सारी जात वाले हमारे साथ है। कोरोना काल में क्या सर्व जात के लोगों की मृत्यु नहीं हुई? क्या अगड़ों की मृत्यु नहीं हुई? पिछड़ों की मृत्यु नहीं हुई? अल्पसंख्यकों की मृत्यु नहीं हुई? क्या उसमें किसी भी जात का व्यक्ति बचा हो जिसकी मृत्यु नहीं हो, जिसके परिवार के लोग ना गए हो? उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी आदित्यनाथ को उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जब कोरोना के कारण ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर लोग मर रहे थे। चलिए ठीक है, उस पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। दीपक मिश्रा जी, आप सुनिए प्रीतपाल जी को, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो जाति की राजनीति नहीं करते हैं। ये अलग बात है, अरविंद केजरीवाल सभाओं में कह देते हैं कि मैं बनिया हूँ, वो उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर और समाजवादी पार्टी पर उनका आरोप है कि आप लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, विधायक की हिम्मत नहीं है। आप सब लोग जाति की राजनीति तो करते कराइए हैं। मान्यवन, ये डिबेट में आने से पहले डिबेट का व्याकरण तो जान ले लो। तीसरे नंबर पे आप पहुंचे। एक मिनट अपनी प्रीतपाल बारी में जी, अपनी बात अच्छे से प्रीतपाल जी हो गया, प्रीतपाल जी, अतिक्रमण न करें दूसरे के पक्ष का। प्रीतपाल जी मुद्दे से मत भटकिए, वापस मुद्दे पर आइए। प्रीतपाल जी मैं वापस आ जाऊंगा। प्रीतपाल जी बहुत लंबा हो गया सर। ये बहुत बड़ी कमी राजनीति में आज की डेट में आ गई है। ठीक है कि नेता वोट मांगने के लिए अगर जा रहा है तो लोग उसको भगा दे रहे हैं, उनकी गाड़ियों को गलियों में नहीं आने दे रहे, अपने घरों को जाने नहीं दे रहे। ठीक है प्रीतपाल जी, सुनिए, नेता डर के बारे में सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, हो गया ना सर, हो गया। एक मिनट, बाकी लोग भी तो है सर। इनका नेता जाता है उनको भगा दिया जाता है। अभी पंचायत चुनाव में आप प्रीतपाल जी, बाकी लोग भी हैं। प्रीतपाल जी, जनपद प्रीतपाल जी, बाकी लोग भी हैं। इनका एकल व्याख्यान करा दीजिएगा, ये डिबेट प्रीतपाल है। जी, पंचायत चुनाव के लोगों प्रीतपाल जी को डाउन कीजिए उनका ऑडियो। प्रीतपाल जी आप सुनते ही नहीं है सर, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। मैं कितनी देर से आपको कह रहा हूँ, बाकी लोग भी हैं, दीपक मिश्रा, सब लोग ये कहते हैं कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं और एक दूसरे पर ही आरोप है कि आप जाति की राजनीति करते हैं। इधर से वो कहेंगे कि ये जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन सच्चाई तो नहीं है ना इसमें। जी दीपक जी सच्चाई तो नहीं है। देखिए, जातीय की राजनीति हमारे देश में दुखद और दुर्भाग्य रही है। सांप्रदायिकता की राजनीति, जिसको धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कहते हैं, उसने देश को एक विभाजन दिया और उस विभाजन से आज भी हमारा मुल्क उभर नहीं पाया। आज भी हिंदू मुसलमान हर घटना पर होता है। आप देखिए हम क्या करेंगे, हम देश को बांट देंगे क्या? वो हमें याद आ गया एक बड़ा शिराज तो अशफाकुल्ला खान जी की दिन है, उन्हें याद करने का दिन है। क्या अशफाकुल्ला खान को हम मुसलमान के रूप में लेंगे? क्या देशभक्त के रूप में नहीं लेंगे? देश को इतने हिस्सों में न बांटा जाए कि देश में देशज जैसी कोई चीज न बचे। इतने हिस्सों में बट चुका हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सच घटे या बड़े सच न रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। आप ये बताइए, बैठ के ये गिना जा रहा है कि हमारी जात इतनी है, हमें सरकार, लेकिन दीपक जी ये भी सच्चाई है उत्तर क्या प्रदेश की। सिद्धांत दर्शन, दीपक जी ये भी, मैं रोक रहा हूं आपको बीच में, लेकिन देखिए काश ये सच्चाई उत्तर प्रदेश की ना होती। ये जाति की सच्चाई है। आपका जातिगत गणित क्या है? देखिए हेमंत, इसको बिना देखे उत्तर प्रदेश की राजनीति, देखिए हेमंत जी, मैं इस सच्चाई से इंकार नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ इस सच्चाई से लड़ना भी सियासत और पत्रकारिता का एक आदर्श है, जो काम हमें और आपको मिलकर करना है। दल क्या है? दल व्यक्तियों का समुच्चय होता है, उसमें कुछ घोर जातिवादी होते हैं, कुछ कम जातिवादी होते हैं, कुछ बिल्कुल जातिवादी नहीं होते। तो हमें चाहिए कि हम अपने देश में ही नहीं, अपने दलों में भी फैल रहे जातिवाद के जहर के विरुद्ध खड़े हो जाएं। दीपक जी वो तो बने ही जाति के आधार पर है। हर छोटे छोटे तमाम दल जो है जाति की राजनीति के आधार पर ही बनते हैं, और हम आकर के कहते हैं कि हम जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये कैसे संभव हो सकेगा? भाई यही एक देखिए श्रीमान जी, देखिए हेमंत जी, आप ये बताइए, जिन्होंने जात के आधार पर अपना दल बनाया, आज उनकी स्थिति सियासत में क्या है? कभी इस पग में, कभी उस पग में घुंघरू बन के रह गए। ठीक है,
ठीक है, जब वो सिद्धांत की बात करते हैं, जब वो मूल्यों की बात करते हैं, कश्यप साहब एक तो कमेंट जनता जल्दी से, हंसती है। कश्यप साहब एक कमेंट। ठीक है सर, दीपक मिश्रा जी, अब समय नहीं ज्यादा। देखिए, हमारा तो सिर्फ एक बात जाननी है भारतीय जनता पार्टी से जी, कि जल्दी भारतीय से। जनता पार्टी ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जी ने हमारे समाज को जुमला क्यों दिया कि आपकी 17 जातियों को ठीक आरक्षण है, उसका जवाब देंगे जल्दी से। दूसरी चीज नहीं, पूरी सुन लीजिए हमें जी। 1 मिनट के लिए, अभी आपके पास समय है जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज आप इसे जातिगत आधार पर राजनीति की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि निराधार है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी हमारी 17 जातियों को, कश्यप समाज को सम्मान देने के लिए आने वाले 11 नवंबर में आ रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आज तक राष्ट्र में बिल्कुल। आज तक कोई ठीक है, ऐसी पार्टी कश्यप साहब, बताइए, कश्यप साहब। वो चुनाव की बात नहीं है, ठीक है। वो वोट मांगने की बात नहीं है, कश्यप साहब। वो जातिगत के आधार पर नहीं है, ठीक वो है। सिर्फ सम्मान देने के ठीक लिए है, ओपी सिंह जी जवाब दीजिए, उसके बाद खत्म करूंगा। ओपी सिंह जी एक बिल्कुल संक्षेप में जवाब, बिल्कुल संक्षेप में। कश्यप साहब ठीक है, कश्यप साहब ठीक है। शांत कराइए, शांत कराइए पहले उनको। आज ये भले ही कह ले कि अरे पहले शांत कराइए, चलते हैं, ये है वो है, लेकिन शांत कराइए पहले। पट्टी चला दीजिए 11 तारीख को। चलिए, मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रीतपाल सिंह जी, जैनेंद्र रघुवंशी, ओपी सिंह जी, डॉली शर्मा जी, दीपक मिश्रा जी और सुधाकर सिंह कश्यप साहब। कुल मिलाकर के जाति की राजनीति के आधार पर ही छोटे छोटे दलों का गठन हुआ और छोटे दलों को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जाति को भी नकारा नहीं जा सकता। बाकी आप जनता बहुत अच्छे से जानते हैं कि आगे क्या होगा।